तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और हमने जो पिछले बार में टॉपिक पढ़ा था वो तापमान के बारे में सारी बातें हो गई थी जिसमें कई महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। आशा करता हूं कि सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, इन्हीं अजीवीय कारकों के अंतर्गत अगला टॉपिक हमारा निकल के आता है प्रकाश का। किसका निकल के आता है? प्रकाश। प्रकाश हम जानते हैं कि एक ऐसा अजीवीय कारक है जो एक महत्वपूर्ण कारकों के अंतर्गत आने का क्या करता है? कार्य करता है। आपको बहुत अच्छे से इसमें पता होगा कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने का कार्य करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर भोजन के निर्माण का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। चलिए, तो इसी क्रम में अगर हम इसी बात को आगे स्टार्ट करें तो एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी है, लिखा है पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य उत्पन्न करते हैं। खाद्य मतलब क्या होता है? भोजन को। ये जो वर्ड है ना यहाँ पे ये जो वर्ड हमें दिखाई दे रहा है खाद्य, खाद्य का मतलब होता है भोजन से, कि पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खाद्य अर्थात भोज्य पदार्थों के निर्माण का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में धूप उपलब्ध होने पर संभव होती है। याद रखना, प्रकाश संश्लेषण केवल तभी संभव है जब सूर्य का प्रकाश पौधों को प्राप्त होने का क्या करता है? कार्य करता है। जब सूर्य का प्रकाश प्राप्त होगा तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इनके द्वारा प्रमुख रूप से भोजन के निर्माण का क्या किया जाएगा? कार्य किया जाएगा। तो आपसे कभी अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह प्रमुख रूप से किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होने का क्या करती है? कार्य करती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक डेफिनेशन पूछें आपसे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो सभी लोग अमूमन एक भाषा बनाते हैं या कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि का उपयोग करके भोज्य पदार्थों के निर्माण का कार्य किया जाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस जो होती है मुक्त होने का क्या करती है? कार्य करती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम परफेक्टली भाषा के बारे में बात करें तो फोटोसिंथेसिस है क्या? अगर इसकी सही भाषा बोले तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा बनती है, एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो केवल और केवल इतनी सी क्रिया है कि जब आप सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को ग्रहण कर उससे रासायनिक भोज्य पदार्थ के निर्माण का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अब आप कहेंगे सर इस परिभाषा में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि आपने देखा होगा कि पौधे सूर्य का प्रकाश जो होता है उसको ग्रहण करने का कार्य करते हैं। सूर्य का प्रकाश एक प्रकार की प्रकाशिक ऊर्जा है। अब ये प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो प्रकाशिक ऊर्जा यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करने का क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। यानी सूर्य का प्रकाश तो प्रकाशिक ऊर्जा हो गई, इसको आपने परिवर्तित कर दिया किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक रासायनिक पदार्थ है। ग्लूकोज क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। इस रासायनिक पदार्थ के निर्माण का कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप किया जाता है। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। तो लिखा है, इसलिए हम जीवधारियों के लिए विशेष रूप से ऑटोट्रोपस या स्वपोषियों के लिए प्रकाश का महत्व समझा सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है जिसको हम ऑटोट्रोपस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपस। ऑटो मतलब होता है ऑटो मतलब होता है स्वयं, सेल्फ। ट्रोपस मतलब होता है भोज्य पदार्थ के निर्माण का कार्य करना। याद रखना, पौधों को हम ऑटोट्रोपस कहते हैं या स्वपोषी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पौधे एकमात्र ऐसे जीवों के अंतर्गत आने का कार्य करते हैं जो प्रमुख रूप से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने का कार्य करते हैं, इस प्रकार के जीवों को ऑटोट्रोपस जीवों के नाम से हम क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, हम इनमें प्रकाश के महत्व को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। अब इसकी आगे की लाइन में चलते हैं। लिखा है, वनों में अनेक जातियों के छोटे पौधे, वनों में अनेक जातियों के छोटे पौधे पाए जाते हैं, जैसे शाक और झाड़ियां, जो बहुत हल्के प्रकाश वाली परिस्थितियों में इष्टतम प्रकाश संश्लेषण करने के लिए अनुकूल होते हैं। देखिए, जो पौधे होते हैं उनको थियोफ्रास्टस ने 3 भागों में बांट दिया था। इनको शाक, झाड़ी, वृक्ष के नाम से हम क्या करते हैं? जानते हैं। शाक आप ऐसे समझ लीजिए जो छोटे आकार के पौधे होते हैं, जैसे मटर का पौधा शाकीय पौधा आता है, पालक का पौधा शाकीय पौधा आता है, गाजर शाकीय में आती है। शाक मतलब सब्जी वाले पौधे आप ले लीजिए।
झाड़ी में हम बात करें तो झाड़ी जो होते हैं ऐसे पौधों के अंतर्गत आते हैं जिनकी जो ऊंचाई होती है या जिनमें तना जो होता है वह प्रमुख रूप से मृदा की सतह से ही विभाजन की क्रिया को प्रारंभ कर देता है। जैसे करौंदा हो गया, करौंदा के बाद प्रमुख रूप से बोगनविलिया हो गया, ये सब के सब झाड़ी वाले पौधे हैं। तो बहुत कम प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं वो कर सकते हैं शाख और झाड़ी। लेकिन वृक्षों को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। पौधे जो हैं उनमें वृक्षों को सबसे ज्यादा मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता है, तभी वो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वनों में अनेक जातियों के छोटे पौधे, शाख और झाड़ियां पाई जाती हैं जो बहुत हल्के प्रकाश में, मतलब बहुत कम प्रकाश में भी आसानी से प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं करने का कार्य कर लेते हैं। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो बहुत ऐसी पारिस्थितिकी के लिए भी अनुकूल हो जाते हैं जहां पे बहुत कम प्रकाश उपस्थित होता है। जैसे आप जंगल को देखें, जंगल में बड़े बड़े वृक्षों के नीचे छोटी छोटी सी घास उगने का कार्य करती है। अब घास के ऊपर तो छना हुआ प्रकाश पड़ता है, क्योंकि जो ऊपर की पाई जाने वाला पौधा है, पौधे के ऊपर की कैनोपी मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर हम कैनोपी को डिजाइन करें तो कैनोपी का मतलब आ जाता है कि ये ऊपर की तरफ आपने देखा होगा पौधे में इस प्रकार से संरचना उपस्थित होती है। ये तना हो गया और ये हो गया प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पौधे का ऊपरी भाग। ये आपने देखा होगा बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें पौधे की पत्तियां उपस्थित होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में शाख उपस्थित होती है। तो ये क्राउन जैसा दिखता है, जैसे ताज हो। तो यही जो संरचना होती है, इसके कारण नीचे घास को प्रकाश बहुत कम मिलता है, छन के प्रकाश आता है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता, बहुत कम मात्रा में प्रकाश की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारी जो पाए जाने वाले शाख और झाड़ियां होती हैं वो इस कम प्रकाश में भी आसानी से भोजन के निर्माण का क्या कर लेती हैं, कार्य कर लेती हैं, क्योंकि उन पर, अब यहाँ पे आता है क्योंकि उन पर क्या होता है। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं वहीं पे कैमरे को लेकर चलता हूं, आप देखिएगा, जैसे ये लिखा है, क्योंकि इन पर सतत लंबे वित्तानमय पेड़ों की छाया रहती है। अब वित्तानमय का मतलब क्या होता है, बड़े पेड़ों की जो छाया होती है वह इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। इसको अगर हम देखें तो हमारे जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े पौधों के नीचे घास उपस्थित रहने का कार्य करती है। वित्तानमय का मतलब होता है जो बड़े आकार के पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनकी छाया इन घास वाले पौधों के ऊपर पड़ने का कार्य करती है। कम प्रकाश मिलता है लेकिन फिर भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। फिर लिखा है बहुत से पौधे भी पुष्पन हेतु अपनी दीप्तकाली आवश्यकता को पूर्ति के लिए धूप पर निर्भर रहने का कार्य करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आता है दीप्तकालिता, इंग्लिश में इसको फोटो पीरियोडिक कहते हैं। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दीप्तकालिता किसे कहेंगे, तो देखना इतनी सी भाषा है, पौधों में होने वाली वही क्रिया जिसमें पुष्पन तथा फल का निर्माण करने के लिए प्रकाश की एक निश्चित अवधि तक आवश्यकता रहने का कार्य करती है। इस क्रिया को दीप्तकालिता की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, या इसी को फोटो पीरियोडिक के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब यहाँ पे देखो फोटो मतलब होता है फोटोन किसमें होता है, सूर्य के प्रकाश में। तो फोटो का मतलब हो गया सूर्य का प्रकाश। पीरियोडिक मतलब होता है समय। याद रखना हमारे जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं इनमें पुष्पन की क्रिया को करने के लिए, पौधों में पुष्पन की क्रिया को करने के लिए एक निश्चित समय तक प्रकाश की आवश्यकता रहने का कार्य करती है। इस क्रिया को दीप्तकालिता की क्रिया के नाम से जाना जाता है। इसको हम फोटो पीरियोडिक कहते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए सपोज करो कि पौधों को उतना प्रकाश नहीं मिला जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितनी उनकी जरूरत है, तो क्या पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे या पुष्प का निर्माण करेंगे। तो याद रखना पौधे को अगर एक निश्चित समय तक प्रकाश नहीं मिला तो वो पुष्प नहीं बनाएगा, है ना। याद रखना इस चीज को, अगर पौधे को एक निश्चित समय तक हम प्रकाश देने का कार्य नहीं करते तो उसमें पुष्पन की क्रिया जो होती है वह प्रमुख रूप से होने का कार्य नहीं करती, क्योंकि दीप्तकालिता की शर्त है, दीप्तकालिता की परिभाषा की शर्त है कि पौधों में पुष्पन की क्रिया को करने के लिए एक निश्चित समय तक प्रकाश की जो आवश्यकता होती है वह प्रमुख रूप से रहने का क्या करती है, कार्य करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं आपसे, जो बोल रहा हूं फोटो पीरियोडिक में विशेष तौर पर याद रखना कि एक निश्चित समय तक हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर निश्चित समय तक प्रकाश नहीं मिला तो हमारे पौधे पुष्पन के निर्माण का या पुष्प के निर्माण का कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। बहुत से प्राणियों के लिए भी प्रकाश इस प्रकार से इस रूप में महत्वपूर्ण है कि वे प्रकाश की तीव्रता और अवधि में दैनिक और तथा मौसमी विभिन्नताओं को अपने चारों ओर की खोज
फॉरेजिंग, खोज मतलब खोज हो गया, फॉरेजिंग जनन और प्रवासी गतिविधियों का समय तय करने के लिए सांकेतिक रूप से इसको उपयोग में लाने का कार्य करते हैं। तो याद रखना, पौधों में भी जिस प्रकार प्रकाश जरूरी है उसी प्रकार से जंतुओं में भी बहुत जरूरी है। हमारे जो जंतु होते हैं उनको भी एक निश्चित समय तक प्रकाश की आवश्यकता होती है, जनन के लिए भी, प्रवासी गतिविधियों के लिए। प्रवासी का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए भी एक निश्चित समय तक उन्हें प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे मैं यहाँ पे आपका आंसर सेट कर सकता हूँ। आंसर कैसे सेट कर सकता हूँ? जैसे हम कहें कि जो आपके पाए जाने वाले ऐसे पक्षी जो आपके कहाँ पाए जाते हैं, जो आर्कटिक के क्षेत्रों में रहने का कार्य करते हैं। आर्कटिक यानी बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले पक्षी जो होते हैं वो सर्दी के मौसम में अपने स्थान को छोड़कर हिमालय के पाए जाने वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाते हैं। पूछूंगा क्यों? क्योंकि इस समय इनका जनन काल होता है। अगर इस समय उन्होंने अगर वातावरण को नहीं छोड़ा, वहां टेम्परेचर बहुत कम हो गया, इतना कम हो जाता है कि पक्षी जो होता है वो जनन करके नई संतान का निर्माण नहीं कर सकता। अब उसी समय उसका जनन काल पड़ता है तो वहां से क्या कर जाता है? प्रवास कर जाता है। तो यहाँ पे प्रवास की परिभाषा क्या बनेगी? प्रवास की परिभाषा बनती है वही क्रिया जिसमें पाया जाने वाला जीव अपने स्थान को छोड़कर कुछ समय के लिए दूसरे स्थान पर जाने का क्या करता है? कार्य करता है। और जैसे ही स्थान प्रतिकूल से अनुकूल हो जाता है, पुनः वह उसी अवस्था में वापस लौटने का क्या करता है? कार्य करता है। इस क्रिया को प्रवास की क्रिया के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। अब यहाँ पे आता है कि ये प्रवास हुआ क्यों, माइग्रेशन किया क्यों पक्षी ने? भाई प्रवास इसलिए किया क्योंकि उसको जनन करना है और जनन के लिए पर्याप्त कंडीशंस जो है वो उसके वातावरण में नहीं है, इसीलिए उसने अपने प्रतिकूल वातावरण को छोड़ दिया और दूसरे वातावरण में जाके जनन कर लिया। अब जब उसका स्थान फिर से अनुकूल हो जाएगा तो वो पुनः अपने क्षेत्र में वापस आ जाएगा। यानी प्रकाश जो होता है वो जीवों के जनन को भी प्रभावित करने का क्या करता है? कार्य करता है। याद रखिएगा इसको। चलिए आगे इसमें देखते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धता तापमान से निकटता से संबंधित है क्योंकि दोनों का स्रोत सूर्य है। अब देखना यहाँ पे, हम अगर आपसे कहें कि प्रकाश और तापमान में क्या मतलब समानता है, तो प्रकाश का मतलब हमें मालूम है कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश की किरणें फोटोन से मिलकर बने रहने का कार्य करती हैं। अब ये फोटोन के जो पाए जाने वाले बंडल या ऊर्जा के बंडल या पैकेट्स जो होते हैं जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, ये फोटोन जब किसी सतह से टकराते हैं तो इसमें जो फोटोन है वो अपनी ऊर्जा किसको दे देता है? सामने वाली सतह को दे देता है। फोटोन के कारण, दी गई ऊर्जा के कारण प्रमुख रूप से उस वस्तु का जो ताप होता है वो धीरे धीरे बढ़ने का क्या करता है? कार्य करता है। तो याद रखना, प्रकाश और ताप में बहुत सिमिलरिटीज है। फोटोन अगर होंगे तो प्रकाश होगा और प्रकाश होगा तो प्रकाश की जो किरण है जब किसी सतह से टकराएगी तो अपनी ऊर्जा को उस सतह को दे देगी और जब वो सतह को ऊर्जा दे देगी तो धीरे धीरे प्रमुख रूप से वहां का ताप जो होगा वो बढ़ने का क्या करेगा? कार्य करेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये सिमिलरिटीज होती है। आपसे कभी पूछा जाए कि प्रकाश और तापमान में क्या संबंध है, तो प्रकाश और तापमान में यह संबंध है कि प्रकाश का निर्माण फोटोन के कणों से मिलकर होता है जो किसी सतह से टकराने के पश्चात अपनी ऊर्जा को सतह को दे देते हैं, जिसके कारण उस सतह का ताप बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से प्रकाश और तापमान के मध्य में संबंध स्थापित रहने का कार्य करता है और दोनों का स्रोत जो होता है वह प्रमुख रूप से सूर्य को माना जाता है। अब यहाँ पे लिखा है, लेकिन महासागरों की गहराई 500 मीटर से अधिक में पर्यावरण निरंतर अंधकारमय रहता है। अगर आप महासागरों में नीचे की ओर जाने का कार्य करते हैं 500 मीटर, तो वहां पे आपको प्रकाश नहीं मिलेगा। याद रखना, जो हमारा प्रकाश होता है वो जल में अत्यधिक गहराई तक जाने का कार्य नहीं करता। एक निश्चित गहराई के बाद हमारा जो प्रकाश होता है वो प्रमुख रूप से अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाता। तो जो नीचे के जीव हैं वो क्या करते होंगे? वो बिना प्रकाश के ही उनको क्रिया करने का कार्य करना पड़ता है। फिर इसके बाद लिखा है, और वहां रहने वालों को यह मालूम नहीं है कि सूर्य नामक खगोलीय ऊर्जा का कोई स्रोत भी है। अब नीचे 500 मीटर नीचे कोई उपस्थित है और उससे हम पूछें कि भैया आप ये बताओ कि आपको क्या सूर्य के बारे में पता है, तो उसको सूर्य के बारे में कुछ नहीं पता, उसको अंधकार के बारे में पता है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा। तो जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा तो उसके प्रति जो सेंसेशंस हैं, जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदना है, वो महसूस ही नहीं करता हमारा जीव। जब वो उस संवेदना को महसूस करने का कार्य नहीं करता तो उसको प्रकाश के बारे में पता ही नहीं, और प्रकाश के बारे में पता नहीं तो प्रकाश का स्रोत कौन है? सूर्य। तो वो सूर्य के बारे में भी नहीं जानता कि हाँ किसी प्रकार से सूर्य नामक भी कोई खगोलीय ऊर्जा का कोई स्रोत है। ठीक है, इसके बाद आता है, तब उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? ठीक है, तब उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब वो सूर्य से ऊर्जा नहीं लेते, जो 500 मीटर नीचे उपस्थित जीव हैं, तो फिर वो ऊर्जा कहां से लेते हैं? तो लिखा है, सौर विकिरण की स्पेक्ट्रमिक गुणवत्ता भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।
स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब अपन जानते हैं ऊर्जा का एक बढ़ता हुआ या घटता हुआ जो क्रम होता है, उसे हम प्रमुख रूप से स्पेक्ट्रम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश 7 मीटर तक चला गया, 15 मीटर तक पहुंच गया, मान लो सपोज करो, 500 मीटर तक नहीं पहुंचना, लेकिन उसकी जो गर्माहट है, उसकी जो हीट है, क्यों? क्योंकि प्रकाश के कणों में दोनों का गुण है, कण और तरंग दोनों का गुण है। अब जो स्पेक्ट्रम है तरंग का, उस तरंग के स्पेक्ट्रम के कारण जो सतह का ताप है वो बढ़ने का क्या करेगा कार्य, धीरे धीरे जल अपनी ऊर्जा को आगे की ओर बढ़ाएगा, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ प्रमुख रूप से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो याद रखना, जो 500 मीटर नीचे उपस्थित हैं उनके लिए ऊर्जा का स्रोत सूर्य के विकिरण की स्पेक्ट्रम है। सूर्य के विकिरण की जो स्पेक्ट्रम होते हैं उन्हीं के द्वारा 500 मीटर नीचे उपस्थित जीव जो होते हैं वह ऊर्जा को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि 500 मीटर नीचे उपस्थित जो जीव हैं उनके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो उनके लिए याद रखना सूर्य के जो आने वाले विकिरण हैं उनकी स्पेक्ट्रम जो होते हैं वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले ऊर्जा के स्रोत के रूप में 500 मीटर नीचे उपस्थित जीवों को प्रदान करने का हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसके बाद आगे लिखा है सौर विकिरण की स्पेक्ट्रम का परावैंगनिक घटक बहुत से जीवों के लिए हानिकारक होता है। अब सूर्य से आने वाली परावैंगनिक प्रकाश की किरणें सबको पता है, परावैंगनिक प्रकाश किरणों की आवर्धन क्षमता का मान जो होता है वो कैसा होता है, बहुत अधिक, इतना अधिक होता है कि कभी कभी वो त्वचा को भेद कर निकल जाता है, जिसके कारण प्रकाश के कारण प्रमुख रूप से त्वचा का कैंसर होता है। कई बार परावैंगनिक प्रकाश की किरणें अगर पौधों के ऊपर पड़ती हैं तो उनमें भी पाए जाने वाली जो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव होता है वो प्रभावित होने का क्या करता है, कार्य करता है। कभी कभी एंजाइमेटिक परिवर्तन होते हैं, परावैंगनिक प्रकाश की किरण के कारण जो उपापचय क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। जब ये एंजाइम परिवर्तित होने का कार्य करेंगे तो भैया जो उपापचय क्रिया है वो भी प्रमुख रूप से प्रभावित होने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इसको याद रखना। फिर इसके बाद लिखा है जबकि महासागर की भिन्न भिन्न गहराइयों में मिलने वाले समुद्री पादपों के लिए दृश्य स्पेक्ट्रम की सभी रंग घटक उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पे दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब वह स्पेक्ट्रम जिसमें हम किसी वस्तु को देखने का कार्य कर लेते हैं, इस स्पेक्ट्रम को दृश्य स्पेक्ट्रम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब हमारे पाए जाने वाले जो नीचे बिल्कुल उपस्थित पौधे हैं उनके लिए दृश्य स्पेक्ट्रम है ही नहीं, मतलब उनके लिए इतना प्रकाश नहीं मिल पाता कि वो देख पाए, इसलिए वो बहुत सी चीजों को क्लियर नहीं देख पाते। इसलिए कहते हैं जो 500 मीटर नीचे उपस्थित जीव होते हैं वो लगभग अंधे होते हैं। वो अपनी सूंघने की क्षमता के आधार पर चलने का कार्य कर लेते हैं, लेकिन उनको दिखाई बहुत कम देता है, अर्थात वो किसी वस्तु को देखने का कार्य नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर आंखों के ऊपर प्रकाश नहीं पड़ेगा, याद रखना इस चीज को, अगर आंखों के ऊपर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो धीरे धीरे कॉर्निया सिकुड़ जाएगी और कॉर्निया के सिकुड़ने के कारण आपको दिखना बंद हो जाएगा या धुंधला दिखाई देने का क्या करेगा, कार्य करेगा। इसी प्रकार से हमारे जीवों के साथ भी है। लेकिन पादपों के लिए ये जो दृश्य स्पेक्ट्रम है ये प्रमुख रूप से इसका कोई उपयोग नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जो पौधे होते हैं वो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं केवल सौर विकिरण से। किससे ग्रहण करते हैं? सौर विकिरण से। अब यहाँ पे अगले पॉइंट पे आ जाओ, लिखा है समुद्रवासी लाल, हरे और भूरे शैवालों में किन की गंभीरतम जल में मिलने की संभावना है और क्यों। देखो ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। लिखा है समुद्रवासी लाल, हरे और भूरे शैवालों में किन की गंभीरतम जल में मिलने की संभावना अधिक है। अब बताओ समुद्र में जो पाए जाने वाला जल है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन मिलने का कार्य करेगा? पौधे तो मिलने वाले नहीं है, क्योंकि पौधे को प्रकाश ही नहीं मिल रहा। पौधे को अगर प्रकाश नहीं मिल रहा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे, है ना। जबकि हमारे पाए जाने वाले लाल, हरे और भूरे रंग के जो शैवाल होते हैं, याद करो अपन एक पॉइंट पढ़ते थे क्लास 11th में, पढ़ते थे शैवालों में फाइकोसाइनिन नामक वर्णक उपस्थित रहने का कार्य करता है, जिसके कारण इनका रंग जो होता है लाल, हरा या भूरा रहने का कार्य करता है, जिसके कारण ये थोड़े से प्रकाश में भी आसानी से प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तो यहां से हमसे पूछा जा रहा समुद्रवासी लाल, हरे और भूरे शैवालों में किनकी गंभीरतम जल में मिलने की संभावना है और क्यों। सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेंगे अगर समुद्र में देखें तो हरे शैवाल तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि हरे शैवाल में क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल चूंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सक्रिय होने का कार्य करता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में लाल और भूरे शैवालों के मिलने की संभावना अधिकतम है। 3 शैवाल दिए, लाल, हरे और भूरे। इनमें से पूछना सबसे ज्यादा मात्रा में कौन मिलेंगे, तो लाल और भूरे शैवाल। हरे शैवाल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हरे शैवालों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल को सक्रिय करने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता है। अब यहाँ पे प्रकाश पर्याप्त तो मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन रहने का कार्य करेंगे, लाल और भूरे शैवाल जो है वो रहने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। पूछ रहा है क्यों।
तो लाल और भूरे शैवालों में फाइकोसाइनिन नामक वर्णक उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। इन वर्णकों की उपस्थिति के कारण ये थोड़े से प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकते हैं। इसी प्रकार से पाए जाने वाले जो हरे रंग के शैवाल होते हैं उनमें प्रमुख रूप से प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल उपस्थित रहने का कार्य करता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही सक्रिय होकर आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। याद रखना, हरे शैवालों में जो भोज्य पदार्थ के रूप में संचित होने का कार्य करता है, यहाँ पे ग्लूकोज होगा, लेकिन जो लाल और हरे शैवाल होते हैं इनमें प्रमुख रूप से ग्लूकोज के स्थान पे निम्न कोटि का जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो एकत्रित होने का क्या करता है, कार्य करता है। इस प्रकार से ये हमारा जो ताप है, इस प्रकाश संबंधी जितने भी ये कॉन्सेप्ट थे वो पूरे हो गए। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी मिली आपको, जैसे दीप्तकालिता की परिभाषा। मैं एक बार फिर से डेफिनेशन से ही दोहरा देता हूं जो काम की है। सबसे पहले पूछा जाएगा दीप्तकालिता या फोटो पीरियडिज्म किसे कहते हैं, तो परिभाषा में केवल इतना सा है, पौधों को पुष्पन की क्रिया करने के लिए एक निश्चित समय तक प्रकाश की आवश्यकता होती है। पौधों में पाई जाने वाली इस क्रिया को फोटोपीरियडिज्म या दीप्तकालिता की क्रिया के नाम से जाना जाता है। यदि पौधों को एक निश्चित समय तक प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती तो पौधों में पुष्पन की क्रिया नहीं होती, इसको याद रखना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि 500 मीटर से अधिक गहराई पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में कौन उपस्थित रहने का कार्य करता है। तो 500 मीटर की गहराई में ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर विकिरण के जो पाए जाने वाले कौन होते हैं, स्पेक्ट्रम होते हैं, ये ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। इसके बाद तुमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया समुद्रवासी लाल, हरे और भूरे शैवालों में से किनकी गंभीरतम जल में मिलने की संभावना है और क्यों। भैया समुद्र में सबसे ज्यादा मात्रा में लाल शैवाल मिलेंगे और भूरे शैवाल मिलेंगे निचले क्षेत्रों में। क्यों मिलेंगे, क्योंकि इनमें फाइकोसाइनिन नामक वर्णक होता है जो थोड़े से प्रकाश की उपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है, जबकि हरे शैवाल ऊपर की ओर मिलने का कार्य करेंगे जहां पे सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है और इनमें पाया जाने वाला क्लोरोफिल सक्रिय होकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद आपसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिजिक्स का क्वेश्चन बन जाता है कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो याद रखना, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जब प्रमुख रूप से पाई जाने वाली तरंगों को उनके बढ़ते हुए आवृत्ति के ऊर्जा के क्रम में या बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करने का कार्य किया जाता है। बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में हम व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं तो बनने वाली जो संरचना होती है उसको हम स्पेक्ट्रम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक, यहाँ पे ये हमें क्वेश्चंस मिल गए। और क्या क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपके लिए, देखो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। अगले क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल सकता है, क्वेश्चन मिल सकता है ऑटोट्रोपस किन्हें कहते हैं। तो याद रखना, ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर अपने भोजन के निर्माण का कार्य कर सकते हैं, इस प्रकार के जीवों को ऑटोट्रोपस या स्वपोषी जीवों के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि कोई पौधा है किसी जंगल में प्रमुख रूप से किसी बड़े वृक्ष के नीचे उगा है, वो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा, तो वो छने हुए प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेगा। इसके बाद पौधे कितने प्रकार के होते हैं, तो थियोफ्रास्टस नामक वैज्ञानिक ने पौधों को 3 भागों में बांटा था जिन्हें शाक झाड़ी वृक्ष के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस प्रकार से हमारा ये प्रकाश का जो टॉपिक है, पैराग्राफ है, ये प्रमुख रूप से पूरा होता है। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा और इसमें जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनका निदान मैं कर पाया हूंगा। और अगर आपको किसी प्रकार से कोई क्वेरी या समस्या या क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें, जो क्वेश्चंस बताए हैं, जो डेफिनेशंस निकली हैं, उन डेफिनेशंस के ऊपर ध्यान दें और अच्छे से उनको याद करें और उनको लिख लें। ठीक है, अगले वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।